हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ्स बाय एस के पटेल यूट्यूब चैनल। भैया मैं आपको 2 लेक्चर तो डाल चुका हूँ, है ना? यूनिट नंबर सेकंड चल रही थी आपकी परमुटेशन ऑफ ग्रुप्स, है ना? अब लेक्चर नंबर थर्ड भई जभी सॉल्व होगा जब आपसे फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को अच्छे से पढ़ लेंगे। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर का कॉन्सेप्ट जिसको अच्छे से समझ आ गया, ये मानो उसकी यूनिट नंबर सेकंड कंप्लीट हो गई। उसके साढ़े 3 नंबर या 7 नंबर का डायरेक्टली यहाँ से भी आ सकता है, 7 नंबर कन्फर्म है। जिसके फर्स्ट और सेकंड लेक्चर समझ आ गया, क्योंकि इस लेक्चर में जो क्वेश्चंस करवाऊँगा वो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर पर डिपेंड है, उन उसी कॉन्सेप्ट पर, और इनसे ही क्वेश्चन आ जाएगा। तो देखिए, ये एग्जाम्पल हैं, आप बुक में देखना, क्रमचय और चक्रीय ग्रुप के बाद इस टाइप के 9 एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से लेकर एग्जाम्पल नंबर 9 तक, है ना? सारे इम्पोर्टेंट हैं भाई। ये एग्जाम्पल भी आया हुआ है ना? कौन सा? ये भी एग्जाम में आया हुआ है। फर्स्ट को छोड़ के बाकी के 8 एग्जाम्पल आपको करने हैं, जिनमें से कुछ मैं आपको करवा दूंगा, कुछ आप कर लेना भाई। इजी है ना? मैं आपको एक दो समझा दूं जिससे आपको समझ आ जाए। फर्स्ट देखिए, देखिए एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखना। ए आपको दे रखा है, ए बराबर है ना, साइक्लिक दे रखा है, तो ज्ञात कीजिए ए इनवर्स निकालना है फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड में स्क्वायर, ए क्यू और ए की ऑर्डर निकालनी है। ए की क्या निकालनी है? ऑर्डर निकालनी है। तो फर्स्ट में देखिए, आपको क्या निकालना है? ए इनवर्स। ए इनवर्स किस तरह निकाला जाता था, मैंने बताया था भाई। अब डायरेक्टली थर्ड लेक्चर में मत आ जाना, फर्स्ट और सेकंड को अवश्य देखना। ए इनवर्स किस तरह निकालते हैं? ए का क्या कर देते हैं? उल्टा कर देते हैं। तो देखिए किस तरह से, ऊपर के नीचे और नीचे के ऊपर आ जाएंगे। 2 3 1 5 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए, ये तो आपने इस तरह चेंज कर लिए। अब आपको इसको क्रम से और सेट कर दीजिए। देखिए 1 2 3 4 5। 1 के नीचे क्या था? 3 था। 2 के नीचे 1 था, और 3 के नीचे 2 था। 4 के नीचे 5 था, 5 के नीचे 4 था। ये आपका क्या आ जाएगा? ए इनवर्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए इनवर्स आ जाएगा। और आप कोई भी आपको चक साइक्लिक आ जाए, आप इस तरह से ए इनवर्स, बी इनवर्स, सी इनवर्स, जो भी पी क्यू किसी भी टर्म में आए, आप इस तरह से इजीली निकाल सकते हैं। कोई आपको साइक्लिक दे रखा है, तो उसका इनवर्स किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है ना? इनवर्स आप इस तरह से उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। देखिए फर्स्ट हो गया। सेकंड देखना, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर किस तरह निकाला जाता है? ए स्क्वायर तो देखिए, ए का मान रखिए 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5, 2 3 1 5 4, डॉट में ए का, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5। भाई यूनिट नंबर सेकंड लीजिए भाई, सबसे जी पार्ट है ये सेकंड का। 2 3 1 5 4। देखिए सॉल्व कीजिए। ऊपर के भाग में तो 1 2 3 4 आ जाएगा, क्योंकि कॉमन है। 3 4 5, ये तो कॉमन ही रहेगा भैया ना। 1 2 3 4 5 आ जाएगा। अब देखिए ए डॉट ए कर रहे हैं, यानी कि ए पर जाइए। 1 की प्रतिचित्रण किसके साथ है? 2 के साथ है। 2 का इसमें देखिए 3 के साथ है। किसके साथ है? 3 के साथ है। 2 का प्रतिचित्रण किसके साथ है? मैपिंग 3 के साथ है। इसमें 3 की मैपिंग किसके साथ है? 1 के साथ है। किसके साथ है? 1 के साथ है। नेक्स्ट आइए, थर्ड की किसके साथ है? 1 के साथ है। 1 की मैपिंग इसमें देखिए 2 के साथ है। किसके साथ है? 2 के साथ है ना? 4 की मैपिंग किसके साथ है? 5 के साथ है। 5 की इसमें किसके साथ है? 4 के साथ है। किसके साथ है? 4 के साथ। 5 की 4 के साथ, 4 की 5 के साथ। डायरेक्ट क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। लास्ट का तो हम वैसे भी लिख सकते हैं ना। यहाँ आप ए स्क्वायर निकाल चुके हैं। क्या निकाल चुके हैं? ए स्क्वायर क्रम से है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए ए क्यू किस तरह से निकालना है। थर्ड पॉइंट है ए क्यू। ए क्यू निकालने के लिए आप ए स्क्वायर डॉट ए करेंगे, तो ए स्क्वायर का मान ये मैं ले लेता हूँ 1 2। आप एक दो स्टेप बढ़ाकर लिख सकते हैं भैया ना। 3 4 5, 3 1 2 4 5 ना।
डॉट में ए का मान क्या है? 1 2 3 4 5 मान रखिए, 2 3 1 5 4। अब सॉल्व कीजिए। ये कॉमन आ जाएगा 1 2 3 4 5। अब देखिए किस तरह से सॉल्व करना है। 1 की मैपिंग 2 के साथ है, 2 की इसमें किसके साथ है? 1 के साथ है। किसके साथ है? 1 के साथ है तो 1 आ जाएगा। इसमें 2 की मैपिंग किसके साथ है? 3 के साथ है। 3 की मैपिंग किसके साथ है? 2 के साथ है। किसके साथ है? 2 के साथ है। 3 की मैपिंग किसके साथ है? 1 के साथ है। 1 की किसके साथ है? 3 के साथ है। 4 की मैपिंग 5 के साथ है, 5 की मैपिंग 5 के साथ है और इसमें 4 आ जाएगा। ये क्या हो गया आपका? ए क्यू ए स्क्वायर निकाल चुके हैं, ए क्यू निकाल चुके हैं, है ना? 3 स्टेप कंप्लीट हो गए। फोर्थ में आपसे क्या पूछ रहा है? ए की ऑर्डर, यानी कि कोटि पूछ रहा है आपसे। अब कोटि निकालने का कॉन्सेप्ट मैंने लेक्चर नंबर 2 में बताया था, है ना? कोटि निकालने का कॉन्सेप्ट मैंने किस लेक्चर में बताया था? लेक्चर नंबर 2 में। ऑर्डर ऑफ कैसे निकाला जाता है? ऐप के असंयुक्त साइक्लिक की लंबाई का एलसीएम, ध्यान हो तो किसी के। ऑर्डर ऑफ ऐप के असंयुक्त साइक्लिक की लंबाई का एलसीएम निकाला जाता है। असंयुक्त साइक्लिक क्या होता है वो भी लेक्चर नंबर 2 में अच्छे से बताया है। तो देखिए, इसकी आप ऑर्डर निकालना किस तरह निकालते हैं। ए बराबर आपको दे रखा है 1 2 3 4 5, 2 3 1 5 4, 2 3 1 5 4, है ना? अब इसका साइक्लिक बनाइए आप भाई, साइक्लिक यानी कि चक्र बनाइए। देखिए, ए बराबर कितने साइक्लिक बनते हैं? 1 से 2 पर जा रहे हैं, 1 से 2 पर, 2 से 3 पर, 3 से वापस किस पे आ रहे हैं? 1 पर आ रहे हैं, तो एक साइक्लिक ये हो जाएगा। 1 से 2 पर जा रहे हैं, 2 से 3 पर जा रहे हैं, 3 से फिर डायरेक्टली किस पे आ जाएँगे? 1 पर आ जाएँगे, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 4 से 5 पर जा रहे हैं, 5 से 4 पर, यानी कि 4 5। इसकी लेंथ लंबाई कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, इसकी लेंथ लंबाई 2 हो जाएगी। ऐसे साइक्लिक है या नहीं देखिए, कोई भी संख्या कॉमन है, नहीं है ना? 1 2 3 4 5, यानी कि असंयुक्त साइक्लिक है, डिसजॉइंट साइक्लिक, है ना? तो देखिए, इसकी लेंथ हो जाएगी 3, इसकी लेंथ हो जाएगी 2, तो हम पे इसकी लेंथ की लंबाई का क्या निकालेंगे? एलसीएम इसकी क्या हो जाएगी? कोटि हो जाएगी, जो कि आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी कि साथ में आप बता सकते हैं कि कौन-सा क्रमचय है, इवन क्रमचय है। वैसे पूछा नहीं है, लेकिन आप बताना चाहें तो बता सकते हैं कि इवन क्रमचय है, इवन परम्यूटेशन। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं भाई। अब इस टाइप से आपसे कोई ऐसे भी क्वेश्चन घुमा-फिरा के पूछ सकता है। ए इनवर्स, ए स्क्वायर, इस तरह से ए की कोटि, बी की कोटि, कोई भी रूप में आ जाए, आप इज़िली कर सकते हैं भाई। नेक्स्ट देखिए, एक दो और करवा देता हूँ। अब देखना आप एग्जाम्पल नंबर 5। वैसे एग्जाम्पल नंबर 5 भी आया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 2 भी आया हुआ है लास्ट ईयर के एग्जाम में, लास्ट 2-3 साल के, है ना? भाई एग्जाम्पल नंबर सारे कर लेना भाई, ये फर्स्ट को छोड़ के 9 तक सारे कर लेना। 9 एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, डायरेक्टली 7 क्वेश्चन 7 नंबर में आया हुआ है ना? देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 देखना। 5 ही है क्या? हाँ 5 है। सिग्मा बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 4 5 1 3 8 9 7 6। तो देन सिग्मा को
क्रम पक्षांतरणों के गुणन के रूप में लिखिए। गुणन के रूप में लिखिए ना, क्रम पक्षांतरणों को गुणन के रूप में लिखिए। समझिए भाई किस टाइप से आपको सॉल्व करना है। पक्षांतरण क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी साइकिलिक चक्र की कोटि क्या हो, 2 हो तो पक्षांतरण कहलाता है, 2 हो तो क्या कहलाता है, पक्षांतरण कहलाता है। तो आप इसमें साइक्लिक बनाइए पहले तो किस तरह से सॉल्व करना है। देखिए सिग्मा बराबर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 1, नहीं, हाँ डायरेक्टली 1 आ जाएगा। 4 से फिर किस पर डायरेक्ट आ रहे हैं, 1 पर आ जा रहे हैं, यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। 1 2 4। अब देखिए 3 से 5, 3 से 5, 5 से 3 कंप्लीट हो जाएगा, है ना। 6 से 8, 8 से 7, 7 से 9 ये कंप्लीट हो जाएगा। कितने साइक्लिक चक्र बन रहे हैं, 3 साइक्लिक बन रहे हैं, है ना। देखिए अब आपको इनसे संयुक्त और संयुक्त इनके बारे में तो पूछा नहीं है, तो वैसे सारे कौन से हैं, डिसजॉइंट है। कैसे हैं, डिसजॉइंट साइक्लिक है। आपको क्या बनाना है, सिग्मा को क्रम पक्षांतरणों के गुणन के रूप में लिखिए। पक्षांतरणों के रूप में आप कब लिखेंगे, जब उनकी लेंथ या लंबाई कितनी होगी, 2 होगी, यानी कि 2 के जोड़े के रूप में आपको बनाना है। लेंथ या लंबाई कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो देखिए 1 2 4, देखिए 1 को 2 के साथ, 1 को 4 के साथ और 3 और 5 आ जाएगा, है ना। इसी तरह से 6 7 8 9, 6 को 7 के साथ, 6 को 8 के साथ, 6 को 9 के साथ, इस तरह से आप बना सकते हैं ना। 6 को किसके साथ, 9 के साथ। देखिए टोटल कितने हो गए, 6 हो गए ना। टोटल कितने पक्षांतरों के क्रम के रूप में कर सकते हैं, क्रम पक्षांतरों के गुणन के रूप में 6 हो गए। साथ में आप लिख देना A1 परम्यूटेशन, A1 परम्यूटेशन। भैया डायरेक्टली आपको शॉर्ट सा लग रहा होगा, लेकिन 3.5 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है ना। इस तरह से आप पक्षांतरणों के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पक्षांतरणों के गुणन के रूप में लिखवाए आपसे कोई भी साइक्लिक आ जाए, तो आपको 2 के जोड़े बनाने हैं भई, है ना? क्योंकि उसकी विशेषकर ध्यान रखना डायरेक्टली जब भी ट्रांसपोज़िशन की कंडीशन आ जाए कि उसकी लेंथ या लंबाई कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। लेंथ या लंबाई कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए गुणन के रूप में इसी तरह लिखवाएगा। लास्ट में आप ये और क्लियर कर देना, ऑड परम्यूटेशन है, इवन परम्यूटेशन है, वो आप इज़िली जानते हैं इवन और ऑड क्या होता है। इसलिए अभी मैंने बोला था कि फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को अवश्य देखना, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएँगे। नेक्स्ट देखना एग्जाम्पल नंबर सेकंड को देखिए, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 7 को। P बराबर दे रखा है 1 2 3 4 5 2 4 5 3 1। तो Q बराबर दे रखा है आपको 2 3 4, है ना। तो सिद्ध कीजिए, आपको प्रूव करना है। प्रूव दैट सिद्ध करना है पी क्यू पी इनवर्स इक्वल होता है P2 P3 P4 के। देखिए किस तरह से सिद्ध करना है। एग्जाम्पल नंबर 7 है। सबसे पहले आप Q का साइक्लिक बनाइए। आपको दे रखा है, ऊपर तो सेम आ जाएगा 1 2 3 4 5, ये सीख लेना भाई। विशेषकर इसी तरह से आपको किसी भी क्वेश्चन में दिया हुआ आ सकता है, तो उसका आपको कंप्लीट साइक्लिक कैसे बनाना है। देखिए अभी आपको दे रखा है 2 3 4 इस तरह से दे रखा है। लास्ट के जो लेक्चर थे उनमें मैंने सिखाया था, लेकिन इसमें भी दोबारा से देख लीजिए।
2 3 4 1 2 3 4 5 ऊपर कॉमन आ जाएगा। अब देखिए 2 से कहाँ पर है? 3 पर, तो 3 2 के नीचे आ जाएगा। 3 से किस पर है? 4 पर आ जाएगा। 4 से किस पर है? 2 पर आए। इस तरह से आप साइक्लिक बनाएँगे। इनका साइक्लिक चक्र आपको दे रखा है 5, डायरेक्टली 5 आ जाएगा क्योंकि आपको दिया हुआ नहीं है तो 1 आ जाएगा। इस तरह आप Q, P कोई भी निकाल सकते हैं, जैसे P बराबर इसमें आ जाए 4 5 6, तो आप कैसे भी इज़िली निकाल सकते हैं भई, है ना? अब P किस तरह निकाल लें, जैसे मैंने ये निकाला था साइक्लिक चक्र, इसी तरह आप साइक्लिक बना सकते हैं, ठीक है? आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा ऐसे ही एक जिसमें 2 टर्म आएँगी, एक टर्म इस तरह से आएगी, आपको साइक्लिक बनाना होगा। अब क्या पूछ रहा है आपसे? प्रूव दैट पी क्यू, ये इसमें आप पी और क्यू निकालिए। पी डॉट क्यू निकालिए, देखिए पी डॉट क्यू, पी क्या है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 4 5 3 1, डॉट में क्या है? क्यू, क्यू क्या है? 1 2 3 4 5, 1 3 4 2 5। देखिए सॉल्व करना, ऊपर का भाग कॉमन रह जाएगा, 1 2 3 4 5। अब देखना, पी डॉट क्यू निकाल रहे हैं तो क्यू पोर्शन पर जाइए। 1 की मैपिंग किसके साथ है? 1 के साथ है। इसमें 1 की किसके साथ है? 2 के साथ। किसके साथ है? 2 के साथ है ना? 2 की मैपिंग किसके साथ है? 3 के साथ है। 3 की इसमें किसके साथ है? 5 के साथ है, तो 5 आ जाएगा। इसमें 3 की मैपिंग किसके साथ है? 4 के साथ है। 4 की मैपिंग इसमें 3 के साथ है, तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 4 की मैपिंग किसके साथ है? 2 के साथ है। 2 में जाइए, 2 की मैपिंग 4 के साथ है, तो 4 आ जाएगा और इसमें 1 आ जाएगा। देखिए 5 की 5 के साथ, 5 की 1 के साथ। क्या निकाल चुके हैं? P डॉट Q निकाल चुके हैं। प्रूफ क्या करना है? इसके इक्वल में आपको ये प्रूफ करना है, तो P इनवर्स निकालिए। P इनवर्स क्या होगा? इसका आपको 2 4 5 3 1, 1 2 3 4 5, लेकिन इसको आप क्रम से सेट कीजिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5 क्रम से सेट करा। 1 के नीचे क्या आएगा? 5 आएगा। 2 के अपॉन में 1, 3 के 4, 4 के 2, 5 के 3। ये क्या हो गया आपका? क्यू पी इनवर्स हो गया। अब आप पी क्यू डॉट में पी इनवर्स निकालिए। पी क्यू क्या निकल कर आया था? पी क्यू डॉट में पी इनवर्स। 1 2 3 4 5, 2 5 3 4 1, ये तो आपका पी क्यू हो गया। डॉट में पी इनवर्स देखिए, ये आपने निकाला है 1 2 3 4 5, 5 1 4 2 3। सॉल्व कीजिए। 1 2 3 4 5, ये तो आपका ही जाएगा कॉमन। 1 की मैपिंग किसके साथ है? 5 के साथ है। 5 की किसके साथ है? 1 के साथ है। किसके साथ है? 1 के साथ है। 2 की मैपिंग किसके साथ है? 1 के साथ है, तो 1 की इसमें किसके साथ है? 2 के साथ है। किसके साथ है? 2 के साथ है। 3 की मैपिंग 4 के साथ है। 4 की मैपिंग 4 के साथ है। 4 की मैपिंग 2 के साथ है। 2 की मैपिंग 5 के साथ है। इसमें डायरेक्ट 3 आ जाएगा। देख लीजिए नहीं, 5 की मैपिंग 3 के साथ, 3 की मैपिंग 3 के साथ। ये आप निकाल चुके हैं पी क्यू डॉट पी इनवर्स, जो कि इसके इक्वल होगा भाई पी क्यू पी इनवर्स, जो इक्वल होगा पी क्यू पी इनवर्स के। निकाल कर देख लेना, ये किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल में आएगा। पी क्यू पी इनवर्स दो इक्वल में होगा, पी क्यू पी इनवर्स इसके इक्वल में होगा। अब देखिए आप ये इतना कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपको क्या करना है आगे, कि P2 P3 इसके इक्वल में होते हैं। इसके इक्वल में होते हैं। किसके इक्वल में होते हैं? तो यहाँ से देखिए आप असंयुक्त, देखिए इसमें से असंयुक्त भाग देखिए, ये आपका कंप्लीट निकल कर आया है ना। इसमें से आप असंयुक्त देखना, 1 और 2 तो संयुक्त हैं, 3 4 5 ऊपर लिख देता हूँ भई मैं ना। यहाँ तक उतारिए है ना, आप स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। ये पोर्शन में डिलीट कर देता हूँ।
इसमें से आप संयुक्त भाग तो ये हो जाएगा, 1 1 के साथ है, 2 2 के साथ है। असंयुक्त क्या हो रहा है? 3 4 5 3 4 5 3 4 5 असंयुक्त है। इनकी मैपिंग किसके साथ है? 4 5 और 3 के साथ है। आप ये भी लिख देना 1 2 1 के 2 के साथ। ये वही किस कौन-सा भाग है? असंयुक्त भाग है, डिसजॉइंट परम्यूटेशन है ना? असंयुक्त साइक्लिक, परम्यूटेशन नहीं साइक्लिक बोलना है आपको, है ना? असंयुक्त साइक्लिक, डिसजॉइंट साइक्लिक। 3 की 4 के साथ है, 4 की 5 के साथ है, 3 की किसके साथ? 5 की 3 के साथ है। अब इसमें देखिए, इस P में जाइए, जो 3 की इसमें 4 के साथ है, तो इसमें 4 किससे मैप है? P2 से। किससे? 2 से, यानी कि P2 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? समझने की कोशिश कीजिए। इस मैपिंग को इससे मैच करना है। किससे? इसमें P में मैच करना है। जिस इसमें 3 की मैपिंग 4 के साथ है, तो इसमें देखिए 4 की मैपिंग किसके साथ है? 4 की मैपिंग किसके साथ है? 2 के साथ है, तो P2 आ जाएगी। ये मत सोचना 4 की 3 के साथ है। आपको इससे देखना है, इससे कौन-सा कनेक्ट है ऊपर में, P2 आ जाएगा। अब देखिए 4 की मैपिंग 5 के साथ है, तो 5 की इसमें देखिए किसके साथ है? 3 की मैपिंग 5 है। चेक क्या करना है दोबारा से, आप कन्फ्यूज़ मत होना भाई इसमें। देखिए, इसमें जो 3 की मैपिंग किसके साथ है? 4 के साथ है। इसमें भी देखिए कौन-सा ऐसा अंक है जिसकी मैपिंग 4 के साथ है। तो 2 की मैपिंग किसके साथ है? 4 के साथ है। इस पर मत जाना, इसमें 4 की मैपिंग किसके साथ है? 3 के साथ है, तो P2 आ जाएगा। अब इसकी मैपिंग किसके साथ है? 5 के साथ है। अब इसमें देखिए ऐसा कौन-सा अंक है जिसकी मैपिंग 5 के साथ है? तो 3 है ना? 3 की मैपिंग किसके साथ है? 5 के साथ है, तो P3 आ जाएगा। अब इसमें देखिए 5 की मैपिंग किसके साथ है? 3 के साथ है, तो इसमें देखिए कौन-सा ऐसा अंक है जिसकी मैपिंग 3 के साथ है, तो 4 है, तो क्या आ जाएगा? P4 आ जाएगा। और यही आपको क्या करना था? प्रूव करना था। तो आप लिख सकते हैं PQ P इनवर्स इक्वल होगा P2 के, P3 के और P4 के। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इज़िली। देखिए अब देखना भाई, आप एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को छोड़ देना, सेकंड में करा चुका हूँ, 5 में करा चुका हूँ, 7 में करा चुका हूँ। बाकी के एग्जाम्पल को मैं समझा देता हूँ भाई, इस तरह से सॉल्व करने हैं, कुछ नहीं करना है ना। देखिए एग्जाम्पल नंबर थर्ड पर आइए। आपको दे रखा है एग्जाम्पल नंबर थर्ड पर जाइए। ए बराबर दे रखा है, ए के पूर्णांक घातों का मान ज्ञात कीजिए। सिद्ध कीजिए कि समुच्च ए स्क्वायर ए क्यू ए फोर क्रम से गुणन संक्रिया के लिए चक्रीय ग्रुप है ना। तो भाई इसमें जो पूर्णांकों घातों का मान तब तक निकालना है जब तक आइडेंटिटी के इक्वल नहीं आ जाए। ये आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है ए स्क्वायर निकालना, ए क्यू निकालना, और कहाँ तक निकल कर आएगा? जहाँ मतलब आइडेंटिटी के इक्वल आ जाना चाहिए, तत्समक अवयव के इक्वल आ जाएगा, वहाँ आपके पूर्णांक घात का मान आ जाएगा। फिर पूछ रहा है क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए एक चक्रीय ग्रुप है। चक्रीय ग्रुप है, उसके लिए आपको इस तरह से भाई क्रमचय गुणन संक्रिया इस तरह करना है ऑपरेशन, या इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, ए से ए स्क्वायर, ए थ्री से ए फोर, है ना, ए ए स्क्वायर, ए थ्री, ए फोर। अब देखना, एक का एक के डॉट साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर आ जाएगा। एक का एक इसके साथ करेंगे, ए क्यू आ जाएगा। ऐसे मत करना, इससे गलत हो जाएगा। आप कैसा करना, जो ए का जो मान है, जैसे क्या मान है, 1 2 3 4 5 है, इसका 2 3 4 1 है, 4 तक ही है इसमें ना, 1 है। अब ये आपका ए है, तब आप ए स्क्वायर निकाल चुके होंगे। ए स्क्वायर निकालेंगे तो ए स्क्वायर का ए के साथ फिर डॉट करना। इसी तरह से आप पूरे कंप्लीट निकाल सकते हैं इसको। इसी तरह से थोड़ी कैलकुलेशन है, आप कर लेना, इसलिए मैंने एक छूट दिया है। तो थर्ड एग्जाम्पल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ए के पूर्णांक घातों का मान कोई भी साइक्लिक आ जाए, पूर्णांक घातों का मान तब तक निकालना है जब तक आइडेंटिटी के इक्वल नहीं आ जाए, है ना। आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा, वहां आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर आपसे क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए चक्रीय ग्रुप है, उसके लिए आपको इस तरह से निकालना है, तो ये आप निकाल सकते हैं इजीली सॉल्व करके। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 4 पर आइए। इजी है भाई, है ना।
एग्जाम्पल नंबर में एफ दे रखा है आपको, एग्जाम्पल नंबर 4, एफ बराबर दे रखा है 1 2 3 4 3 2 4 1 और जी बराबर दे रखा है आपको 1 2 3 4 4 1 2 3। पूछ क्या रहा है आपसे, फॉग तथा गॉफ निकालिए, फॉग एंड गॉफ निकालिए, निकाल सकते हैं ना। इसका इसके साथ डॉट करना, फिर इसका इसके साथ करना, इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम है ना। एग्जाम्पल नंबर 5 में करवा चुका हूं, एग्जाम्पल नंबर 6 पर आइए भाई, एग्जाम्पल नंबर 6 पर आइए, एग्जाम्पल नंबर 6 पर आइए। फर्स्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट सबसे इजी है, फर्स्ट आपसे पूछेगा नहीं, बहुत ही ज्यादा इजी है भैया ना। फर्स्ट इजी है, क्रमचय लिखिए, 1 2 3 के सारे क्रमचय लिखिए। क्रमचय किस तरह लिखने हैं भाई, 1 2 3 के सारे क्रमचय लिखिए। एक नंबर में पूछ सकता है, उसको मैं बता दूंगा लास्ट में क्रमचय किस तरह से लिखने हैं, वैसे मैंने सिखा दिया है। एग्जाम्पल नंबर 6 पर आपको सिग्मा बराबर दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 3 1 4 2 8 6 9 7 5। तो सिग्मा को असंयुक्त चक्रों के गुणन के रूप में लिखिए। इस प्रकार अन्य प्रकार सिग्मा की कोटि ज्ञात कीजिए, बिल्कुल साथ ही बताइए कि समय विषम क्रमचय, इजी है भैया ना। क्या करना है आपको, साइक्लिक के रूप में व्यक्त करना है। मैं सॉल्व करवा देता हूँ एग्जांपल नंबर 6 को। इसे 1 से 3, 3 से 4, 4 से 2, 2 से फिर 1, फिर 1 से 1 आ जाएगा, तो एक साइक्लिक ये बन जाएगा। इसी तरह से आप 5 से 8, 8 से 7, 7 से 9 और 6 का 6 के साथ, इस तरह से आप साइक्लिक बना लेंगे। अब आपको असंयुक्त किसके रूप में व्यक्त करवा रहा है, असंयुक्त चक्रों के गुणन के रूप में लिखिए, असंयुक्त चक्रों के गुणन के रूप में लिख देंगे, है ना। असंयुक्त चक्रों के गुणन के रूप में लिख देना, 2 2 2 की कोटि बनाकर, लेंथ लंबाई कितनी होनी चाहिए 2। फिर उसकी क्या निकालनी है आपको, कोटि निकालनी है। कोटि निकालना मैं बता चुका हूँ किस तरह से निकालनी है, सम और विषम आप बता ही सकते हैं, इजीली हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 6 भी भाई, सारे एग्जाम्पल इजी हैं और इनमें से एक क्वेश्चन कन्फर्म है, ये बात ध्यान रखना विशेषकर। परम्यूटेशन का जो भाग है ये इसमें से एक क्वेश्चन आता है, 3 थ्योरम है और एक एग्जाम्पल है, इनमें से आपके 7 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। डायरेक्टली 7 नंबर में पूछेगा आपसे, क्वेश्चन आएगा। 7 एग्जाम्पल में करवा चुका हूँ, 8 देखिए। जो एग्जाम्पल नंबर 8 है ना भाई, उसमें आपको सिग्मा दे रखा है ना। अब इन ये इसी तरह सॉल्व होगा, जिस तरह मैंने एग्जाम्पल नंबर 7 करवाया है ना, उसी तरह सॉल्व होगा आपसे। अब इसमें ये परम्यूटेशन बना लेना है, इसका साइक्लिक बना लेना। सिग्मा बराबर 1 7 2 6 3 5 8 4, इसका साइक्लिक बना लेना भाई। देखिए 6 7 8, 6 7 8 किस तरह से बनाना है, 1 से 7 पर, 1 से 7 पर, 7 से 2 पर, 7 से 2 पर, 2 से 1 से 7 पर, 7 से 2 पर आएगा, यहाँ आएगा है ना। 7 से 2 पर, 2 से 6 पर, 6 से 3 पर, 6 से 3 पर, 3 से 5 पर, 5 से 8 पर, 5 से किस पर आ जाएगा 8 पर, 8 से किस पर आ जाएगा 4 पर आ जाएगा, 4 से 4 पर आ जाएगा। इस तरह से आप साइक्लिक बना सकते हैं, है ना। साइक्लिक इस तरह से आप बना लेंगे। 8 3 2 4 7 6 5, हाँ भाई 4 से फिर 1 पर आएगा, है ना। सॉरी 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 सॉरी, 1 पर आएगा, बाकी का सही है ना। 4 से फिर किस पर आएगा, 1 पर आएगा ना। 4 से फिर 1 पर ही तो आएगा डायरेक्ट। इस तरह से आप बनाते जाएंगे, फिर 4 पर किससे आएगा, 1 पर आएगा। इस तरह से कोई भी साइक्लिक आ जाए ना, इसमें उसका आपको साइक्लिक इस तरह से बनाना है, बना सकते हैं ना। ये इसमें मेन बात थी, बाकी का आपको क्या करना है, गुना करना है।
क्या करना है, गुणन करना है। इसका आप ये दे रखा है, दोनों का गुणा करना है, फिर इनवर्स निकाल सकते हैं इजीली। बाकी का जो P1, P7, P2, P6, P3, P5, 8, P4 ये किस तरह निकालने, ये एग्जांपल नंबर 7 बताया था, वही कॉन्सेप्ट यूज में लेकर निकालना है, समझ रहे हैं ना। फिर सिग्मा बराबर दे रखा है, फिर आपको इसका साइक्लिक चक्र किस तरह बनाना है, इस तरह साइक्लिक बना सकते हैं भाई, कोई भी लेंथी से लेंथी आ जाए इजीली आप साइक्लिक बना सकते हैं। जैसे 1 से 7 पर गए, 7 से फिर आप किस पर गए, 2 पर गए, है ना, 2 पर गए, 2 से 6 पर गए, 2 से 6 पर गए, 6 से आप 3 पर गए, 3 से 5 पर गए, 5 से 8 पर गए, 8 से फिर 4 पर गए, 4 से फिर डायरेक्टली किस पर आ जाएँगे, 1 पर आ जाएँगे। किस पर आ जाएँगे? 1 पर आ जाएँगे। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। बाकी की वही गुणन प्रक्रिया है, आप इज़िली कर लेंगे, है ना। एक एग्ज़ाम्पल आया हुआ एग्ज़ाम्पल है भाई, लास्ट है ना, ये इम्पोर्टेंट है भाई। मैं बोल रहा हूँ 2 से 9 तक एग्जाम्पल में से कोई सा भी एग्जाम्पल डायरेक्टली आ सकता है। अगर 8 और 9 एग्जाम्पल आया है तो डायरेक्ट आपके 7 नंबर में आएगा, बाकी का कोई भी आएगा तो 3.5 नंबर में आएगा। ठीक है? 9 एग्जाम्पल देखिए, 9 एग्जाम्पल भी लास्ट ईयर ही आया हुआ है। 9 जो एग्जाम्पल है वो लास्ट ईयर 2023 का जो पेपर हुआ था अलजेब्रा का, उसी में आया हुआ है कि सिग्मा, इसमें भी आपको दे रखा है ना, मैं मिटा डिलीट करके जब बताता हूँ आपको। एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए, ऊपर का भाग नहीं भाई, मैं ये बता रहा हूँ आपको, नीचे का जो आपको गांव बराबर दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। 7 8 9 6 4 5 2, ओहो गलत उतार दिया, 9 6 6 5 के नीचे 4 है, 6 के नीचे 5 है, 7 2 3 1, है ना। सिग्मा बराबर आपको इस तरह से ऐसे युक्त चक्र दे रखे हैं, 1 3 4 ऐसे युक्त है ना, 5 6 2 7 8 9। अब देखिए इनका साइक्लिक चक्र कैसे बनाएंगे, बनाकर देखना भाई एक बार। सिग्मा बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 से कहाँ पर गए आप, 3 पर गए, 1 से कहाँ पर गए, 3 पर गए, 3 से 4 पर गए, 3 से 4 पर गए, 4 से किस पर गए, 1 पर गए, 4 से डायरेक्टली किस पर आ जाएँगे, 1 पर आ जाएँगे। 5 से आप किस पर गए, 6 पर, 6 से 5 पर गए, है ना, 5 पर गए। 2 से आप 7 पर गए, 7 से आप 8 पर गए, 8 से आप 9 पर गए, 9 से आप किस पर गए, 2 पर गए। इस तरह से आप साइक्लिक बना सकते हैं, है ना। सिग्मा का साइक्लिक इस तरह से आप बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 हुँ, 892, है ना। लास्ट में देखना भाई कंप्लीट है, बिल्कुल राइट निकाला है ना। इस तरह आप निकाल सकते हैं। और फिर इसमें क्या पूछ रहे हैं आपसे, सिग्मा इनवर्स निकाल सकते हैं ना, इसका पलट देना, इसको सिग्मा इनवर्स निकाल देना, फिर क्रम से सेट कर लेना। सिग्मा इनवर्स आप इजीली निकाल सकते हैं भाई, इसको चेंज कर देना ऊपर नीचे, है ना, फिर क्रम से सेट कर लेना। बाकी आपसे क्या पूछ रहा है, अब इनका गुणन निकालना है आपको। जब सिग्मा इनवर्स निकाल लेंगे, क्या पूछ रहा है आपसे, सिग्मा इनवर्स, इनका गुणन निकालना, इनका गुणन करना, फिर उसका इसके साथ करना, ये निकाल देना, ये निकाल लेंगे। बाकी का फिर आपसे साथ ही पी को ऐसे चक्रों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर बताइए। ऐसे गुणनफल को चक्र के रूप में इजीली व्यक्त कर सकते हैं। किस तरह व्यक्त करना होता है, डिसजॉइंट साइक्लिक के रूप में इस तरह से व्यक्त करना होता है। जब आपका लास्ट जो ये निकल कर आ जाएगा ना, उसमें से ये आपका जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, जैसे ये मान निकल कर आ गया, अब इसको मैं डिसजॉइंट साइक्लिक के रूप में किस तरह से व्यक्त करूँगा, इस तरह से डिसजॉइंट साइक्लिक के रूप में व्यक्त कर देंगे। फिर आपसे पूछ रहा है सम तथा विषम क्रम से बताइए तथा इसकी कोटि भी ज्ञात कीजिए।
सम तथा विषम क्रमचय, एक ये 1 हो गया, 2 एक 3 हो गया। ये तो कितने हो गए टोटल? नहीं भई इसको जोड़े बनाने पड़ेंगे ना आपको, संयुक्त के रूप में तो काउंट कर लेना 1 का 3 के साथ, फिर 4 के साथ, इस तरह से बना लेना। फिर आप सम और विषम की पहचान कर सकते हैं, टोटल कितने आए हैं ना, सम और विषम इज़िली निकाल सकते हैं। फिर ऑर्डर और कोटि क्या होगी उनकी, जो लेंथ लंबाई का क्या होगा, एलसीएम होगा। एल क्या होगा? लेंथ व लंबाई का एलसीएम होगा। ईज़ी क्वेश्चन है, दोबारा से समझिए अगर आपको एग्जाम्पल नंबर 9 समझ नहीं आया हो, ये आपको दे रखा है गामा सिग्मा बराबर ये दे रखा है। अब इसको आप साइक्लिक के रूप में व्यक्त करना, इस तरह व्यक्त कर देंगे, इजीली सबको समझ आ जाना चाहिए। जब इस तरह व्यक्त कर देंगे तो आपको ये मान निकालना है यानी कि गुणा करना है, जो मैं आपको सिखा चुका हूँ। फिर इसके साथ करेंगे, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये निकल कर आ जाएगा। जो ये निकल कर आएगा, ये मान जैसे ये निकल कर आ जाएगा, तो आपको इस तरह से इसको ऐसे साइक्लिक के रूप में व्यक्त करना है। फिर इनके आपको जोड़े बनाने हैं, बना देंगे। वहाँ से आप सम और विषम की पहचान कर सकते हैं, किस तरह बनाने हैं भई, 1 का 3 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ, 5, 6 एक आ जाएगा, 2 का 7 के साथ, 2 का 8 के साथ, 2 का 9 के साथ, इस तरह व्यक्त कर देना, 3, 3, 6 आ जाएगा यानी कि इवन परम्यूटेशन आ जाएगा, इवन परम्यूटेशन आ जाएगा। फिर इनकी असंयुक्त चक्रों की इनकी लेंथ लंबाई 3 होगी, 2 होगी, 4 होगी। इसका आप 3 to 4 इसका आप एलसीएम निकाल देना, कोटि आ जाएगी। इस तरह से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना? विषम संख्या है। अब भाई इसमें तो मैंने इसको लेकर बताया, ये ध्यान रखना। मैंने ये मान लेकर बताया है ना, इसके हिसाब से नहीं बताया, क्योंकि ये तो आपको निकालना होगा। अब ऐसे सम मतलब ये सम आ रहा है इसमें, इसमें विषम आएगा क्योंकि वो इस पर डिपेंड करेगा ये क्या क्या निकल कर आएगा, है ना? मैंने इसके हिसाब से बताया है, तो ये मत इस पर मत जाना। वो तो बस आपको समझाने के लिए थोड़ा-सा कि ये जो निकल कर आ जाएगा, उसी से आप पहचान करेंगे सम में विषम कितने सेट बन रहे हैं, शिफ्ट बन रहे हैं। मैंने इसके हिसाब से बताया 6 बन रहे हैं यानी कि सम आ रहा है। इसमें विषम आएगा, वैसे इसको सॉल्व करके देख लेना। अब 9 एग्ज़ाम्पल तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को अच्छे से देखना, तो आप इज़िली सॉल्व कर पाएँगे। अब देखना भई, ये तो एग्ज़ाम्पल्स की बात हुई और जो क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल टाइप का, उस टाइप की बात हुई, है ना? फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को अच्छे से पढ़ना। थर्ड लेक्चर में जो भी क्वेश्चंस बताएँ, इनसे एक क्वेश्चन अवश्य आएगा 3.5 नंबर का। अगर एग्ज़ाम्पल नंबर 8 और 9 आए, तो डायरेक्टली आपको 7 अंक का आ जाएगा। इनमें से एक क्वेश्चन कन्फर्म है, तो किसी का भी छूटना नहीं चाहिए। बाकी की अब 3 थ्योरम्स हैं, है ना? जिनमें से 2 थ्योरम्स में जो टर्म टेस्ट का लेक्चर था, r लंबाई के चक्र की कोटि r होती है ना? कौन से लंबाई के? r लंबाई के चक्र की कोटि r होती है, देखिए। थ्योरम नंबर सेकंड देखना बुक की, उसको मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ, है ना? थ्योरम नंबर फिर देखना इम्पोर्टेंट 6, थ्योरम नंबर 6 देखना, इसको मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। एक थ्योरम और है, उसको आप देख लीजिए, मैं लिखवा देता हूँ। थ्योरम नंबर फर्स्ट देखना, प्रमेय नंबर फर्स्ट। n संकेतों इन संकेतों के n फैक्टोरियल क्रमचों का समुच्चय Pn क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए एक परिमित ग्रुप है। क्या है? परिमित ग्रुप है, या समूह बोल दे, कुछ भी बोल दे, परिमित समूह है। इस थ्योरम्स में देखिए क्या करना है। अब देखिए भाई, 8 तो वो एग्जाम्पल बता दिए, 3 ये थ्योरम, जिसने इनको कर लिया अच्छे से, उसके 7 अंक कन्फर्म है यूनिट नंबर सेकंड से, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना?
इसमें देखिए n संकेतों के n फैक्टोरियल क्रमचों का समुच्चय Pn है क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए एक परिमित ग्रुप है। प्रूफ क्या करना है कि जो Pn है वो क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए एक परिमित ग्रुप है। ग्रुप की कंडीशन आ जाए तो आपको माइंड में आना चाहिए कि आपको 4 प्रॉपर्टी प्रूव करनी होती थी, है ना? फर्स्ट में आपको क्या करना होता था? समृद्धता, सेकंड में साहचर्यता, है ना? साहचर्यता, थर्ड में आपको तत्समक का अस्तित्व, किसका अस्तित्व? तत्समक का अस्तित्व है। फोर में प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। ये 4 प्रॉपर्टी प्रूव करनी है ना। n संकेतों के n फैक्टोरियल आप S बराबर एक सेट मान लेना जिसमें एलिमेंट x1 x2 x3 डॉट डॉट xn समुच्चय जिसमें n अवयव है। क्या मान लेना? n अवयव है। सिद्ध क्या करना है आपको? सिद्ध करना है कि Pn क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए एक परिमित ग्रुप है। भाई देखिए n संकेत दे रखे हैं आपको, तो उनके क्रमचय कितने होंगे? जैसे S बराबर मैं मान लेता हूँ 1 2 3 है। अब इनके क्रमचय कितने होंगे? 3 फैक्टोरियल होंगे, यानी कि 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 6 आ जाएगा। मैं इसको Pn से व्यक्त कर देता हूँ, मान लेता हूँ ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5 और अल्फा 6 इस तरह से हैं। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 5 अल्फा 6 इस तरह से 6 क्रमचय मान लेता हूँ, 6 परम्यूटेशन मान लेता हूँ। इस तरह से n संकेतों के कितने क्रमचय होंगे? n फैक्टोरियल होंगे। लैंग्वेज समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, एक जो थ्योरम्स है उसकी लैंग्वेज क्या आएगी? n संकेतों के n क्रमचयों का समुच्चय है। n क्रमचय हैं तो उनके जो n संकेत हैं तो उनका क्रमचय कितने होंगे? n फैक्टोरियल हो जाएंगे। जिस तरह से इसमें 3 सेट है तो इसका 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, यानी कि कुल टोटल क्रमचय कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। अब आप जो इसको तो प्रूव करना है तो उसके लिए आपको 4 कंडीशन प्रूव करनी है, क्योंकि आपको परिमित ग्रुप प्रूव करना है। परिमित ग्रुप के लिए समवर्तता प्रूव करनी है, फिर साहचर्यता प्रूव करनी है, फिर तत्समक अवयव का अस्तित्व, फिर प्रतिलोम का अस्तित्व। इनमें थ्योरेटिकल पार्ट है वो आप याद कर लेना बुक से भाई। कराने की मेरे को ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं समझा चुका हूँ आपको किस तरह से सॉल्व करनी है। कर लेना भाई, छोड़ना मत। बस यही एक थ्योरम है जो मैंने यूनिट नंबर 2 में आपको सॉल्व नहीं करवाई है। बाकी के 2 से लेकर 9 तक सारे एग्ज़ाम्पल मैं सॉल्व करवा चुका हूँ भाई। 2 से लेकर 9 तक के सारे एग्ज़ाम्पल्स मैंने सॉल्व करवा दिए। अब ये मत सोचना कराए नहीं, उसमें गुणन के लिए तो आप खुद को सॉल्व करना होगा, कैलकुलेशन करनी होगी, वो मैं सिखा चुका हूँ आपको किस तरह से करनी है। 2 से 9 तक के सारे एग्ज़ाम्पल करवा चुका हूँ, इनमें से एक क्वेश्चन आ जाएगा, फिर एक इन 3 थ्योरम्स में से आ जाएगा। जब एग्ज़ाम्पल नंबर 8 और 9 नहीं आया, तो ध्यान रखना इनमें से 3.5 का आ जाएगा और इन तीनों थ्योरम्स में से एक थ्योरम आ जाएगी। टोटल आपके 7 अंक हो जाएँगे। यहाँ आपकी यूनिट नंबर 2 कंप्लीट होती है, एक भाग तो हुई, है ना? परम्यूटेशन का। बाकी अब वो आर लंबाई के चक्र की कोटि, वो इसको आप या तो डायरेक्टली जाकर देख लेना, टर्म टेस्ट की प्लेलिस्ट होगी। प्लेलिस्ट सेमेस्टर 5th टर्म टेस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसमें आपको मिल जाएगी आर लंबाई के चक्र की कोटि, या मैं यहीं ऐड कर दूँ भाई? या इसी लेक्चर में उसको ऐड कर दूँगा। करना भाई वो थ्योरम, आर लंबाई के चक्र की कोटि, ये थ्योरम रिपीट है, आपको ध्यान रखना 3.5 नंबर में कन्फर्म है। एक 3.5 नंबर में आ जाएगी, एक इनसे एग्जाम क्वेश्चन आ जाएगा 3.5 नंबर में कोई सा, 7 अंक के आपके कन्फर्म हो जाए। मैं उसको इसी में ऐड कर दूंगा। अब रहा बात सेकंड, जो सब ग्रुप, वो यूनिट नंबर आपकी वैसे वो 4 है बुक में, लेकिन वो आपकी वही यूनिट नंबर 2 का ही भाग है। कौन सा? सब ग्रुप, सब ग्रुप्स, है ना? वो यूनिट नंबर 2 का ही भाग है। उसमें आपको टोटल 4 थ्योरम्स करवानी है मेरे को, 2 लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट करवा दूँगा। उनका जो कॉन्सेप्ट है वो साथ में क्लियर करवा दूँगा। 4 थ्योरम्स करवानी है। अब ये क्वेश्चन जो भाई फर्स्ट यूनिट के अथवा में भी आ जाता है, सेकंड यूनिट के अथवा में भी आ जाता है ना? अब जिनको ज़्यादा नहीं करना है, जिनको कम करना है, वो भाई इस भाग को मत करना। मैं तो मेरी तरफ से करवा दूँगा, क्योंकि फर्स्ट यूनिट में कंप्लीट करवा चुका हूँ। उसमें से क्वेश्चन आपको ईज़िली 7 अंक का आ जाएगा। सेकंड यूनिट में से 7 अंक का यहाँ से आ जाएगा, इस भाग में से बताएँ। फोर्थ 14 अंक आपके कितने हो चुके हैं? कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड यूनिट में से ईज़िली क्वेश्चन आ जाएगा और आ जाएगा 4 में से भी, है ना? भैया मैं आपको जितने भी 35 अंक का जो करवाया है आपको अलजेब्रा का, उसमें से कितना भी हार्ड पेपर आए ना, 25 से अंक का मैटर तो आएगा ही नहीं। ध्यान रखना, मैथ्स में मैंने बोला था कि 150 में से किसी के भी 100 से कम नहीं होनी चाहिए, और बैक उसके लगेगी जिसने कुछ नहीं देखा। ठीक है भाई?
बैक लगनी नहीं चाहिए वैसे। मैं इसी तरह से कॉम्प्लेक्स का करवा दूँगा, इसी तरह से आपको डायनामिक्स का करवा दूँगा। ये थ्योरेटिकल पार्ट था, इसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है मेरे को, आपको तो नहीं, मेरे को समझने और समझाने में फिर टाइम लगता है, इस वजह से बाकी का जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, वो मैं आपको अब करवा दूँगा। डायनामिक्स में तो कुछ नहीं, वो अवकलन समाकलन ऐसा ही कॉम्प्लेक्स में चलेगा, वो आपको ईज़िली मैं कंप्लीट करवा दूँगा, जिस तरह से मैंने अलजेब्रा का करवाया ना, 4 यूनिट कंप्लीट करवाइए। अलजेब्रा में तो आपको जैसे थर्ड और फोर्थ यूनिट में मैं थोड़ा स्किप करके डायरेक्टली क्वेश्चंस करवाए थे, ऐसा डायनामिक्स और कॉम्प्लेक्स में नहीं करवाऊँगा, क्योंकि अलजेब्रा में थ्योरेटिकल पार्ट है, जब भी आपको थ्योरम्स याद करनी होती है। ठीक है भैया? अब ये सब ग्रुप का भाग आप भाई देख लेना वैसे, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अथवा में आ जाता है, अथवा में आएगा भाई। इससे ज़्यादा नहीं, 2 लेक्चर बनेंगे 4 थ्योरम से कर लेना, ये इसमें से कोई क्वेश्चन फर्स्ट के नीचे भी आ जाता है, सेकंड के नीचे भी आ जाता है, इस तरह का पेपर पैटर्न है इससे, है आपके सिलेबस का ही, ठीक है? अब मैं आपको भाई उस लेक्चर को इसमें ऐड कर दूँ, फिर ये बेटर रहेगा, क्योंकि आप किसी को मिलेगा नहीं, कहाँ है, कौन-सी लेक्चर में है, तो उससे बढ़िया मैं इसको इसमें ऐड कर दूँगा, ठीक है? तो अच्छे से पढ़ना। अब मैं अलजेब्रा को मेरी तरफ से कंप्लीट करवा चुका हूँ। वो है ना, वो 2 लेक्चर रह रहे हैं, वो भी मैं डाल दूँगा, फिर मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन डाल दूँगा, आपकी एक बुक कंप्लीट हो जाएगी। नवंबर में एक बुक कंप्लीट हो गई, मेरी मेरी तरफ से हो गई भैया ना, नवंबर में, लेकिन अभी वीडियो डलती रहेंगी, वो आपकी 5-6 तारीख तक मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है? पढ़ना भाई, है ना, बाकी की मैथ्स भी इसी तरह से करवा दूँगा। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ्स बाय एस के पटेल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में मैं आपको अलजेब्रा के जो दो थ्योरम्स बताई थी भैया टर्म टेस्ट के लिए, उनके सॉल्यूशंस करवाऊंगा, जिससे आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए, है ना, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट सा भी है, मैं सॉल्यूशंस करा दूंगा जिससे आपके अच्छे से समझ आ जाएंगी। वैसे मैं टेलीग्राम पर डाल चुका हूँ, लेकिन आपको इस लेक्चर में भी अच्छे से समझा दूंगा। आपका टर्म टेस्ट का कंप्लीट सिलेबस कन्फर्म हो चुका भैया, एक बार दोबारा से और देख लीजिए। मैथ में अलजेब्रा में मैं अभी 2 क्वेश्चंस करा रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स में यूनिट नंबर सेकंड है विश्लेषिक फलन, जो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। अब उसमें किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, एक बार और दोबारा देख लीजिए। ब्लर हो रहा था भैया उसमें हल्का से ना, और इसलिए कॉम्प्लेक्स में यूनिट नंबर सेकंड आएगी विश्लेषिक फलन। उसमें से आप लेक्चर देखना, थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन आएगा। एक तो वो क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से एक क्वेश्चन आपसे अथवा में आएगा, एक क्वेश्चन करवाएंगे। एक तो वो है ना, कोशी रीमान समीकरण, उसको संतुष्ट करवा सकता है भाई, CR इक्वेशन बोलते हैं जिसको, उसको संतुष्ट करवा सकता है। एक क्वेश्चन ये आ सकता है, और एक क्वेश्चन कन्फर्म है, उस पर आएगा मिल्स थॉमसन थ्योरम, जिसमें आपको u गिवन दिया हो या b दिया हो, क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, u प्लस बी दिया हो, u माइनस वी दिया हो। ये जो क्वेश्चन है इस थ्योरम पर है, मिल्स थॉमसन थ्योरम। इजी है भैया, उसमें कुछ नहीं, मैंने सूत्र लिखा है, उन दोनों सूत्र याद होने चाहिए, u निकालने का और v निकालने का। फिर इस टाइप के 4 क्वेश्चन हैं, 2 तो एग्जाम्पल हैं, और 2 भैया क्या है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। 2 एग्जाम्पल हैं और 2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन, इन 4 क्वेश्चंस को देख लेना, इनमें से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप का आएगा। एक तो CR इक्वेशन को संतुष्ट करवा सकते हैं, एक जो मिल्स थॉमसन थ्योरम है उस बेस पर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, जब आपको u दिया हो या v दिया हो। कॉम्प्लेक्स में कन्फर्म है। डायनेमिक्स में यूनिट नंबर फर्स्ट आएगी भैया। अब फर्स्ट में देखिए कौन सी आएगी, डायनेमिक्स में यूनिट नंबर फर्स्ट है, जो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, और 3 लेक्चर में जो क्वेश्चंस कराए उनसे क्वेश्चंस आएगा। अब उनमें से भी और फिर बता देता हूँ, जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज फर्स्ट, उसके एग्जाम उसमें से आएगा, एक्सरसाइज फर्स्ट में से क्वेश्चन आएगा, उसमें से आप जो एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, और एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है थर्ड। 100% श्योर नहीं कह सकता, 80% श्योर कह रहा हूँ भाई, ये क्वेश्चन मिल जाए या तो आपको डायरेक्ट, या तो एग्जाम्पल नंबर सेकंड एक्सरसाइज फर्स्ट का, या एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थर्ड। यूनिट फर्स्ट से ये क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आप ऐसा करना,
मैंने जितने भी लेक्चर में क्वेश्चंस कराए, जैसे एग्जाम्पल कराए मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 9, ये एग्जाम्पल बताए होंगे, कराए नहीं होंगे, तो फर्स्ट सेकंड तो कराए हैं, थर्ड 9 को शायद सॉल्व नहीं करवाया है। फिर एक्सरसाइज के 5-6 क्वेश्चन और सॉल्व करवाए, उनको सॉल्व कर लेना, यानी कि कंप्लीट 3 लेक्चर देखना। जो ज़्यादा नहीं कर पाए है ना, तो भाई आप ऐसा कर लेना, एक्सरसाइज फर्स्ट को ही कर लेना, सेकंड पर मत पहुंचना, क्योंकि फर्स्ट से क्वेश्चन है, मिल जाएगा आराम से, 5-7 क्वेश्चन है टोटल, वो करने 80% जहाँ तक सो है आपको ये क्वेश्चन मिल जाए, एग्जाम्पल नंबर सेकंड और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थर्ड। डेरिवेशन आपसे पूछेगा नहीं कि अरिय त्वरण अनुप्रस्थ त्वरणों में कोई रिलेशन पूछेगा नहीं, बल्कि आपसे इसी तरह सॉल्व करवाएगा। इजी है भाई, कुछ नहीं, आपको अरिय वेग, अनुप्रस्थ वेग, अरिय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण के सूत्र याद होने चाहिए, बाकी का कुछ नहीं, वो अवकलन वगैरह को सॉल्व करना है, कैलकुलेशन वाला पार्ट है। मैथ्स में कंप्लीट हो चुका है ना, अलजेब्रा में ये 2 थ्योरम है, कंप्लीट कर लेना, दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से समझा दूंगा, ये इनमें से क्वेश्चन एक मिल जाएगा, 100% श्योर, विश्वास रखना आप है ना बस। और कॉम्प्लेक्स में मैं बता चुका हूँ, यूनिट नंबर फर्स्ट डायनेमिक्स में आएगी, उसमें से क्वेश्चंस बता चुका हूँ। अब देखिए केमिस्ट्री, भैया फिजिक्स में सभी में यूनिट नंबर फर्स्ट है, फिजिक्स में तीनों फिजिक्स है ना, सेकंड, थर्ड, जो मैं लेक्चर में क्वेश्चंस कराए वही यूनिट है भाई, फर्स्ट यूनिट कराई है, सभी के उन क्वेश्चंस पर अच्छे से प्रैक्टिस करना, शायद नोट्स नहीं डाल पाए, नहीं डाले तो नहीं डाल पाऊंगा भाई, नहीं बनाए नोट्स मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री के ना। और केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक में फर्स्ट यूनिट है, उसमें भी मैंने क्वेश्चंस बता दिए, ऑर्गेनिक में पायरोल टॉपिक है ना, वो कर लेना। फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 5 है, उसमें भी क्वेश्चंस बता दिए। ये केमिस्ट्री का मैटर है। अब ये सिलेबस आपका कन्फर्म है, आपको न की सोचने की जरूरत है, बल्कि आप मेहनत कीजिए भाई, 1-2 दिन में 4-5 दिन का काम है, आप आज आसानी से याद कर लेंगे ना। ठीक है भैया, सिलेबस कंफर्म हो चुका है, बहुत से हैं फाइनल के स्टूडेंट जो मैसेज कर पूछ रहे थे कौन सी यूनिट है, क्या सिलेबस, अभी आप वीडियो में देख लिया करो है ना, मैंने कंप्लीट बताया हुआ है, वैसे भी मैं पहले यही सिलेबस बताया था, कोई चेंज नहीं है। थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री का डर था, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 5 भी है, कन्फर्म हो चुकी है, फर्स्ट यूनिट नहीं है, विशेषकर ध्यान रखना, अब भी कुछ भ्रमित है। अब देखिए, अब आ जाइए आप अलजेब्रा पर, यूनिट नंबर सेकंड से थ्योरम है, आर लंबाई के चक्र की कोटि क्या होती है, आर होती है, जो आर लंबाई का चक्र है उसकी कोटि आर होती है, ये आपको प्रूव करना है। अब थोड़ा सा आप साइक्लिक के कोटि और लंबाई के बारे में अध्ययन करना है ना, अभी ये यूनिट करा ही नहीं है सेकंड यूनिट, नहीं तो मैं करा देता। थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लेना आप, आर जो साइक्लिक होता है, चक्र होता है, उसकी लंबाई क्या होती है, कोटि क्या होती है ना, डेफिनेशन पढ़ लेना एक बार। आप मानकर चलना, लेट एफ बराबर x1, x2, x3, x4 डॉट डॉट एक्स आर, एफ बराबर x1, x2, x3, x4 डॉट डॉट एक्स आर, जो कि माना एक आर लंबाई का चक्र है, क्या है, आर लंबाई का चक्र है, माना x1, x2, x3, x4 डॉट डॉट एक्स आर एक आर लंबाई का चक्र है। जैसे देखिए x1 किस तरह से, x2, x3 है ना, इस तरह इसमें मान लो यदि x4, x5 से डायरेक्ट फिर x1, ये कोई चक्र है, जैसे साइक्लिक का चक्र x1, x2, x3 इस तरह साइक्लिक बना रहा है, x1 से लेकर x2, x3, x5 से लेकर x1 तक। अब देखिए जब आप इसमें जो x1 का जो रिजल्ट है fx1 का किस पर डिपेंड कर रहा है, x2 पर। जब आप fx1 का मान निकालेंगे, fx1 तो किसके इक्वल आएगा, x2 के इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा, x2 के। जब आप fx1 का रिजल्ट निकालेंगे तो क्या निकल कर आएगा, x2 निकल कर आएगा, क्योंकि क्या बन रहा है, पर साइक्लिक के चक्र बन रहा है। अब देखिए, अब इसमें यदि इस दोनों बोथ साइड में f से गुना कर दूं, fx1 इक्वल में fx2, f ये हो जाएगा f स्क्वायर x1
ये किसके इक्वल आ जाएगा, जब आप f(x2) निकालेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, x3 के इक्वल आ जाएगा। अब इसी तरह बोथ साइड f से गुना कर दें, f² x1 बराबर में f(x3) लिख सकते हैं f(q(x1) इक्वल में x4। इसी तरह आप निकाल लेना f4(x1) किसके इक्वल आएगा, x5 के इक्वल आ जाएगा। इसके इक्वल आ जाएगा, x5 के इक्वल आ जाएगा। अब देखिए आप इसी तरह निकाल सकते हैं, क्योंकि साइकिल का चक्र बन रहा है, डॉट डॉट करके लिख देना, r में से एक कम करके लिख दिया, यदि में fr-1 x1 इक्वल में xr। एक कम करके लिख दो, यदि fr-1 x1 इक्वल xr। अब देखिए इस साइकिल के चक्र की बात करते हैं हम, x1 से x2, x2 से x3, x4 से x5, इसको xr में लेना डायरेक्ट ना, xr से जैसे हम x1 से x2 पर जाएंगे, फिर x3 पर, x4 पर, x5, x6, जैसे फिर xr से हम कहाँ पर जाएंगे, x1 पर ही तो जाना होगा, इस पर जाना होगा, x1 पर जाना होगा। तो fr x1 किसके इक्वल आएगा, x1 के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा, x1 के इक्वल आएगा। समझ रहे हैं ना, जैसे जैसे हम x1 से किस पर गए, x2 पर, फिर x3 पर, फिर x4 पर, फिर x5 पर, फिर x5 से जैसे ही हम xr पर जाएंगे तो xr से हम किस पर जाएंगे, xr के बाद कौन सा आएगा, x1 ही स्टार्ट हो जाएगा। दिख रहा है ना भाई यहाँ तक, ठीक है। सिमिलरली इस तरह हम लिख सकते हैं, इसी तरह यहाँ पर लिख देता हूँ भाई ना, इसी तरह हम लिख सकते हैं fr(x2) किसके इक्वल होगा, x2 के, fr(x3) किसके इक्वल होगा, x3 के, डॉट डॉट आप लिख देना, fr(xr) किसके इक्वल होगा, xr के, किसके इक्वल होगा, xr के। f की पावर r, xr किसके इक्वल होगा, xr के। समझ रहे हैं ना, स्टार्टिंग से देखिए, मानकर चला था f बराबर x1 x2 x3 x4 डॉट डॉट xr एक साइकिल का चक्र है r लंबाई का। जब आप fx1 का मान निकालेंगे, रिजल्ट निकालेंगे, तो क्या आएगा, x2 आएगा, x2 आएगा, बोथ साइड में f से गुना कर दूंगा, तो fx2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x3 लिख सकते हैं। इसी तरह प्रोसेस चलता रहेगा, आप आज कहाँ तक आ जाएंगे, fr-1, क्योंकि r में से एक कम करके लिख देता हूँ। फिर आप इस साइकिल के चक्र की बात करना, यहाँ से x1 से x2 x3 x4 x5 और xr से हम कहाँ पर पहुंच जाएंगे, x1 पर। fr(x1) किसके इक्वल आ जाएगा, x1 के। अब आपको fr(x2) x3 x4 x5 निकालने की जरूरत नहीं है, आप सिमिलरली इसी तरह लिख सकते हैं कि fr(x2) किसके इक्वल होगा, x2 के, और fr(x3) किसके इक्वल होगा, x3 के, fr(xr) किसके इक्वल होगा, xr के। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। यहाँ आप इसको इस तरह लिख देना कि fr(xi) किसके इक्वल है, xi के, जहाँ पर i बराबर आपको लिखना पड़ेगा 1 2 3 इस तरह से x r तक ना, r तक। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देना, क्या दे देना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए x बिलोंग्स नॉट बिलोंग्स टू x1 x2 x3 डॉट डॉट xr, x नॉट इक्वल बिलोंग x1 x2। इसका मतलब ये है कि जो x है वो इसमें जो सेट दे रखा है इसमें बिलोंग नहीं करता भाई, x1 x2 x3 का भी अब नहीं है। ये x यहाँ पर डोमेन को प्रदर्शित करता है, किसको प्रदर्शित करता है, डोमेन को, प्रांत को प्रदर्शित कर रहा है। समझ रहे हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि x x1 x2 x3 x4 इसमें से सेट में से कोई अवयव है। ये डोमेन यानी कि जो प्रांत है उसको प्रदर्शित कर रहा है। जैसे हम fx1 निकाल रहे थे, fx1 बराबर x1 fx2 इस तरह से प्रदर्शित कर रहा है। तो आप लिख सकते हैं कि fx बराबर क्या लिख सकते हैं इससे, x।
समझ आ रहा है यहाँ से कि x नॉट बिलोंग करता है x1 x2 x3 x4 x5 इस तरह से xr तक। यहाँ पर x किसको प्रदर्शित करता है, डोमेन यानी कि प्रांत को प्रदर्शित करता है। हम इसी तरह हम लिख सकते हैं fx बराबर किसके इक्वल है, x के, क्योंकि यहाँ पर जैसे हम fx1 निकाल रहे तो x2 आ रहा है, fx1 fx स्क्वायर इस तरह से 4 5 6 तक जहाँ तक है ना देख रहे हैं आप। इस तरह हम लिख सकते हैं fx बराबर किसके इक्वल आ जाएगा, x के। अब देखिए इसमें आप बोथ साइड f से गुना करके लिख दीजिए एफ एक्स, तब क्या आ जाएगा, एफ स्क्वायर एक्स बराबर एक्स आ जाएगा ना। इसी तरह एफ क्यू एक्स इक्वल आ जाएगा एक्स के, एफ फोर इक्वल आ जाएगा एक्स किसके, एक्स के, इसके आ जाएगा इक्वल एक्स के, दिख रहा होगा शायद यहाँ तक। सिमिलरली इस तरह आप लिख देना एफ आर एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स आर। यहाँ पर लिखना भाई, यहाँ से स्टार्ट यहाँ दिख नहीं रहा होगा तो शायद एफ डॉट डॉट एफ 5 6 एफ आर एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स आर के। इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड दे देना। कौन सी इक्वेशन दे देना, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेना। समीकरण नंबर 1 व 2 से देखिए, समीकरण नंबर 1 व 2 से देखिए। सिमिलरली ना भाई समान है। समीकरण नंबर 1 देखिए कहाँ पर है, समीकरण नंबर 1 ही, ये इसको मान लेना या इसको, एक ही बात है, कोई सा इसका एक सेम अर्थ है। एफ आर एक्स किसको इक्वल है, एक्स आर। एफ आर एक्स किसके इक्वल है, एक्स आर के। समीकरण नंबर 1 व 2 से हम लिख सकते हैं एफ आर एक्स किसके इक्वल है, एक्स आर के। अब देखिए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, एफ की पावर आर बराबर में आइडेंटिटी। क्या लिख सकते हैं, एफ की पावर आर बराबर में आइडेंटिटी, है ना। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, जब एफ की पावर आर हो, है ना, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना। समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड को देखिए, समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड क्या है, इक्वल हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं एफ आर बराबर आई। आई इसका मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी तत्समकव्य। अतः हम लिख सकते हैं, अतः चक्र एफ की कोटि आर होती है, यही आपको प्रूव करना था। अब इसको समझना कैसे, अतः चक्र एफ की कोटि क्या होती है, आर होती है। इसमें भाई इस यूनिट में आपको पढ़ना होगा, किसी ने पढ़ लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मैं तो कराऊंगा ये भी। जब एफ की पावर आर में हो, जब एफ की पावर क्या किस में हो, आर में, और इक्वल में क्या हो, आइडेंटिटी हो, तो उस चक्र की वो क्या कहलाती है, कोटि होती है भैया। उस चक्र की वो क्या हो जाती है, कोटि हो जाती है, जब एफ की पावर आर में हो, है ना, जो भी, तो किसके इक्वल हो, आइडेंटिटी क्या इक्वल हो, तो वो उस चक्र की क्या हो जाती है, कोटि हो जाती है। समझ रहे हैं ना, यही आपको प्रूव करना था। दोबारा से देख लीजिए, आर लंबाई का एक चक्र है, उसकी आर कोटि होती है, आपको प्रूव करना था। अब साइक्लिक की लंबाई और कोटि की डेफिनेशन पढ़ लेना एक बार। लेट करके चल रहा हूँ कि एफ बराबर x1 से xr तक एक साइक्लिक चक्र है। आर लंबाई का क्या है, एक चक्र है। जब आप एफ एक्स वन का रिजल्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, x2 आएगा। इसी तरह आप एफ से गुना करते जाना, एफ स्क्वायर x1 किसके इक्वल आएगा, x3 के। इसी तरह डॉट डॉट एक्स आर तक यहाँ तक निकाल लेना। इसी समीकरण नंबर 1 बनकर आ जाएगी। अब देखना एक्स नोट बिलोंग करता है x1 x2 x3 xr में, कि x है वो x1 x2 x3 जो आपको सेट दे रखा है उसका अवयव नहीं है। x यहाँ पर डोमेन को प्रदर्शित कर रहा है, किसको प्रदर्शित कर रहा है, डोमेन को। तो आप लिख सकते हैं जिस तरह से आपने बताया fx1 किसके इक्वल है, x2 के, इस तरह से डोमेन को प्रदर्शित कर रहा है। तो एफ एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, एक्स। इसमें भी बहुत साइड एफ से गुना कीजिए, तो एफ स्क्वायर एफ थ्री एफ फोर सबका मान किसके इक्वल आएगा, एक्स के। यानी कि आप लिख सकते हैं एफ आर एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स आर के। फिर आप समीकरण नंबर 1 व 2 को कंपेयर कीजिए ना। समीकरण नंबर 1 व 2 इक्वल हैं, तो किसके इक्वल आ जाएगा, आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा। तो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाता है तो वो उस साइकिल के चक्र की क्या होती है, कोटि होती है। यह आपको इसमें प्रूव करना था। देखने में जो मैंने पीडीएफ डाली होगी
उसमें आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब आपके एक बार में अच्छे से समझ आ जाएगा। वो पहले तो आप रट्टा मार रहे होंगे उसमें ना, लिख कर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अब आपको 5-10 मिनट का खेल है, आसानी से समझ आ जाएगा। इसी तरह मैं क्वेश्चन सेकंड करा दूंगा, जिससे आपको उसको भी याद रखने में थोड़ी आसानी हो। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है भाई, पूरा ही थ्योरेटिकल है। बता रही है ना, कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक्स के मैं कराई चुका हूँ भाई, वो पढ़ लेना है ना। वेट मत करना क्वेश्चंस का, फिक्स क्वेश्चन का फिक्स ही बता दिए, और क्या फिक्स बताऊँ, टॉपिक्स बता दो दिए। कॉम्प्लेक्स में मिल थॉम्सन थ्योरम से क्वेश्चन आएगा, एक आपसे वो CR इक्वेशन संतुष्ट करवा सकते हैं। और डायनेमिक्स में वो क्वेश्चंस बताए ना मैंने, वो कर लेना जो लेक्चर्स में कराए। मतलब मैथ में उसमें से क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी करा चुका हूँ, वहाँ से भी आ जाएगा। भाई फाइनल का एक किसी के नाम से आइडिया, कोई सपना वगैरह है ना, यूट्यूब पर कमेंट आ रहे तो भैया ऐसे गलत कमेंट ना करें, ठीक है ना। और वो भी शॉर्ट वीडियो पे, जो शॉर्ट वीडियो डाल रखी है ना, उस पर कमेंट आ रहे थे भाई। किसी से ज़बरदस्ती तो है नहीं कि वीडियो देखे या ना देखे, वो आपकी मर्जी है। आपको अच्छा ठीक लगे तो देखें, नहीं तो मत देखिए। ये तो है नहीं कि ये चैनल चल रहा भाई आपके भरोसे, चैनल हमारा दूसरा भी आता है, सर्च करके देख लेना ना, GR स्टूडियो के नाम से अलवर से। 9-10 हज़ार सब्सक्राइबर है ना, तो वो देख लेना सर्च करके ना। वो उसने इसी टाइप से कमेंट कर रखे थे अभी। अब आप लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, मेरे को उससे कोई लेना नहीं है ना, पर गलत कमेंट ना किया करें, समझ जाइए भैया ना। मैंने नंबर भी सेंड किए थे, उसने मैसेज किया नहीं मेरे को, नहीं मैं समझा देता उसको। तेरे को अच्छा लगने या ना लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, है ना। जबरदस्ती नहीं है भाई, किसी के साथ कोई जिसका मन है वो देख सकता है, नहीं तो स्किप कर सकता है। उसको है फाइनल ईयर का ही कन्फर्म है, क्योंकि उसकी फोर्थ सेमेस्टर पे कमेंट है, लड़की और है, लड़का नहीं है वो। क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर की वीडियो पे कमेंट है, थर्ड की पे कमेंट है उसके, जब तो सही कमेंट थे, कोई गलत कमेंट नहीं था। लेकिन अब एक शॉर्ट वीडियो पे कमेंट आया था, शॉर्ट वीडियो पे इस टाइप का ही कमेंट था, गलत तो भी कोई गलत कमेंट ना करें। आपको अच्छा लगने या ना लगने से मेरे को कोई मतलब नहीं है। आपका काम सिर्फ पढ़ने का है तो आप पढ़िए, नहीं समझ आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, और जगह से कहीं से भी जैसे भी आपको अच्छा लगे वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट फॉरम देखिए ना, समझ जाना भाई, ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता है ना। शॉर्ट वीडियो में क्या समझ आ गया तेरे को, क्या समझ लिया तेने, है ना। कमेंट डिलीट कर दिया उसने भाई, मैंने खुद ने डिलीट नहीं किया, खूब कमेंट किए थे, बाकी उसने डिलीट कर दिया। शॉर्ट वीडियो में क्या समझना था तेरे को ऐसा। देखिए नेक्स्ट थ्योरम देखना। तभी कोई भी हो, है ना, जिस किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं है, जिसको अच्छा लगे भाई, है ना, तो ही देखे। ऐसा नहीं कि मैं ज़बरदस्ती आपको सेंड कर रहा हूँ आप देखिए, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आपकी मर्जी है, आपको ठीक लगे तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। यहाँ भाई कमेंट करने बोलने में बहुत फ़र्क होता है ना, वो आगे खड़ा होना कैमरा के आगे। वो लड़की है 100%, मैं कह रहा हूँ, सपना सपना नाम से कोई आइडिया भाई, यूट्यूब पर उसी से कमेंट आया था। मैं यहाँ वीडियो में मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर तू मैसेज कर लेते तो भाई, बता रही है ना। समझ जाना भी, जो भी कोई भी गलत कमेंट ना करे, उसका इस टाइप का गलत कमेंट नहीं था कि स्टडी से रिलेटेड आप अच्छे नहीं लग रहे, ठीक नहीं लग रहे, इससे रिलेटेड तेरे को क्या लेना। वीडियो में, और वो भी शॉर्ट वीडियो में, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। देखिए थ्योरम नंबर जो सेकंड है भाई, जो सेकंड क्वेश्चन है उसको देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन इजी है, उसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन भी इजी है। क्वेश्चंस को पढ़िए एक बार। एन कोटि के सभी समक्रमचों का समुच्चय एन एक ग्रुप है। जो एन कोटि के जो सभी क्रमच हैं, समुच्चय एन एक क्या है, ग्रुप है। तब आपको समूहांक, जिसका समूहांक एन फैक्टोरियल 2 है, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करना है, मैंने पीडीएफ पे जो डाला है उसमें आपको थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा, वैसे थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है, पूरा आपको याद करना है भाई।
समझाने लायक है लेकिन हल्का-सा, पर आपको याद रखना होगा। जब आपने फर्स्ट यूनिट पढ़ी थी ग्रुप, तो उसमें पढ़ा होगा आपने ग्रुप में सबसे पहले आपको सॉल्यूशंस करना है, सबसे पहले क्या करना है? संवृत्तता की जाँच करनी है, क्योंकि आप क्वेश्चन को पढ़िए कि n कोटि के सभी क्रमचों का समुच्चय n एक ग्रुप है, यानी कि ग्रुप की बात हो रही है। जब ग्रुप की बात होती है तो हम किन-किन प्रॉपर्टी पर बात करते हैं? सबसे पहले आपको संवृत्तता की जाँच करनी होती है ना? जब किसी भी क्वेश्चन में ग्रुप की बात होती है, तो सबसे पहले आपको संवृत्तता की जाँच करनी होती है। जिसने फर्स्ट यूनिट पढ़ चुके हैं ना भाई, जो स्टूडेंट फर्स्ट यूनिट पढ़ चुके हैं, उनके लिए ईज़ी होगा ये क्वेश्चंस। n कोटि के सभी क्रमचों का समुच्चय n एक ग्रुप है। सबसे पहले संवृत्तता की, फिर साहचर्यता नियम, प्रतिलोम अवयव तत्समक, अवयव का अस्तित्व। फोर्थ देखिए, प्रतिलोम का अस्तित्व। प्रतिलोम का अस्तित्व। अब आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि समृद्धता के बारे में लिखना है। जब आप ग्रुप की बात करते हैं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी समृद्धता के बारे में लिखना है। वो आप देख लेना पीडीएफ में, आपको याद करनी है बेदू चैलेंज। वैसे में फर्स्ट यूनिट में इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने कराए थे, इजी है ना, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इनको आप देखना ना, एक बार आपके माइंड में सेट हो जाएगी। समृद्धता, साहचर्यता, फिर साहचर्यता नियम के, फिर तत्समक अवयव का अस्तित्व, फिर प्रतिलोम का अस्तित्व। इन सब पर आपको अच्छे से लिखना है उसमें भाई, कंप्लीट लिखना भी, जब ही आपके पूरे मार्क्स आएंगे ना। अब देखिए, जो सेकंड क्या पूछ रहा है आपसे इसमें, जिसका समूहांक n/2 है, जी आपको प्रूव करना है। फर्स्ट में वो लिख लेना भाई उन चार गुणधर्मों के बारे में। समूह n का समूहांक ज्ञात करना है, इसको समझिए, है ना। उसमें तो आपको याद करना ही होगा, ज्ञात करना। समूह an का समूहांक ज्ञात करना, ये आपको किस तरह ज्ञात करना है? देखिए, लेट मानकर चलिए, आप माना Sn बराबर E1 E2 E3 डॉट 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 En समक्रम से हैं। कैसे क्रम से हैं? समक्रम से। माना Sn बराबर E1 E2 E3 En एक En समक्रम से हैं। इसी प्रकार से जैसे 0 1 0 2 0 3 डॉट डॉट 0 R विषम क्रम से हैं। कैसे क्रम से हैं? विषम क्रम से। जब आप इनको एक सेट में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, Sn बराबर E1 E2 E3 डॉट डॉट En और 0 1 0 2 0 3 डॉट डॉट 0 R। इस तरह से आप सेट में लिख सकते हैं। अब इसका परमोटेशन बता सकते हैं, है ना, कितने सेट बनेंगे इसमें ना। तो कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं? जैसे देखिए, Sn बराबर है 1 2 3, तो इसमें कितने जोड़े बनेंगे? 3 फैक्टोरियल। कितने बनेंगे? 3 फैक्टोरियल। कैसे? जैसे 1 2 2 कोमा 3 1 कोमा 3, इस तरह बना सकते हैं। 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। इसी तरह इसमें कितने बनेंगे? e की पावर m है भैया, m प्लस r। कितने बनेंगे? m प्लस r। इसको हम किसके इक्वल मान लें? यदि n फैक्टोरियल के। किसके इक्वल मान लें? n फैक्टोरियल के। उसमें आपको समझ नहीं आ रहा होगा, अब मैं इस वीडियो में जब समझा दूंगा आपके लिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। किसके इक्वल मान लेते हैं? n फैक्टोरियल के। n फैक्टोरियल के इक्वल मान लिया। अब देखिए, स्टार्टिंग में दोबारा से देख लीजिए। माना Sn बराबर E1 E2 E3 En सॉरी Em समक्रम से हैं। इसी प्रकार से 0 1
02, 03, 0R क्या है, विषम क्रमचय हैं। कैसे क्रमचय हैं, विषम क्रमचय हैं। ऐसे इन बराबर E1, E2 इस सेट में क्या मान लेते हैं, इनको सेट में व्यक्त कर देता हूँ, E1, EM 0 इस तरह लिख सकते हैं। अब इनका जो प्रमोटेशन है, यानी कि इनके कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, m प्लस r, जो किसके इक्वल है, n फैक्टोरियल के। किसके इक्वल है, n फैक्टोरियल के ना। अभी देखना इसको एक बार दिखा रहे हैं। अब क्लीन ना रहोगा अभी, है ना, ब्लर हो जाता है जब उसमें पर दिखाई नहीं देता। अभी देखिए, देख ले, इससे बढ़िया ये है। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन ये है नहीं। अब देखिए, माना आर कोई पक्षांतरण है, माना आर कोई क्या है, पक्षांतरण है। माना आर कोई क्या है, पक्षांतरण है। पक्षांतरण हमेशा देखिए, जो पक्षांतरण होता है ना, जो पक्षांतरण होता है वो हमेशा विषम होता है। पक्षांतरण हमेशा कैसे होता है, विषम क्रम से। पक्षांतरण कैसा होता है, हमेशा विषम क्रम से होता है। माना आर कोई पक्षांतरण है और पक्षांतरण कैसा होता है, विषम क्रम से। अब जब आप इसको पक्षांतरण के रूप में किस तरह लिख सकते हैं, देखिए, जैसे माना एल्फा मानना, आप आर मत मानना, एल्फा मानना है ना, उसमें शायद एल्फा ये पीडीएफ में एल्फा E1, एल्फा E1, एल्फा E2, एल्फा E3 डॉट डॉट एल्फा E है। इस तरह जो सम क्रमचय से किस में हो जाएगा, विषम क्रमचय से। किस में हो जाएगा, विषम क्रमचय। इसी तरह से 0 एल्फा 01, एल्फा 02, एल्फा 03 डॉट डॉट एल्फा 0R क्या हो जाएगा, समक्रमचय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, समक्रमचय। और इस यूनिट में आप पढ़ेंगे, पढ़ाया नहीं, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि समक्रमचय विषम क्रमचय नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, कि हम जानते हैं कि अब आपको एक लाइन लिखनी है कि समक्रमचय कभी भी विषम क्रमचय नहीं हो सकता, क्योंकि एक एक समक्रमचय विषम क्रमचय नहीं हो सकता। एक समक्रमचय क्या नहीं हो सकता, विषम क्रमचय नहीं हो सकता, यानी कि एल्फा ई की पावर आई, नो ई की पावर मान लेते, सॉरी ई आई मान लेते हैं इसको, नोट इक्वल एल्फा 0 जे। एक समक्रमचय विषम क्रमचय नहीं हो सकता। यहाँ तक उतारिए आप, है ना। उतारने की तो आपको जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए आपको करा रहा हूँ। वैसे ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल पूरा इसमें ऐसा समझाने लायक है नहीं। उतारते जाना भैया। बाकी का इधर लिखा देता हूँ क्या, समक्रमचय विषम क्रमचय नहीं हो सकता। साथ ही आप देखना, साथ ही ई की पावर एल्फा, एल्फा ई की पावर 1, एल्फा ई की पावर 2 डॉट डॉट एल्फा ई की पावर m में कोई दो क्रमचय समान नहीं है। साथ ही एल्फा एल्फा ई की पावर एल्फा E2, एल्फा E3 डॉट डॉट एल्फा ई की पावर, सॉरी एल्फा EM में कोई दो क्रमचय समान नहीं है। तो आप इसको किस तरह लिख सकते हैं, एल्फा ई की पावर आई नॉट इक्वल टू एल्फा ई की पावर जे। इसी तरह सिमिलरली आप लिख देना, लाइन लिख के,
इसी साथ ही 0 E1 अल्फा 01 अल्फा 02 अल्फा 0 R में कोई दो क्रम से समान नहीं हो सकते, यानी कि इक्वल टू, इस तरह आप लिख सकते हैं ना। लिख देना भाई, थ्योरेटिकल टाइप है, उतार दे, जा उतार लीजिए वहाँ पे, यहाँ से देख लेना वो तो आप, उसमें मैं आपको समझा रहा हूँ बस, इसमें थोड़ा सा समझ आ जाए तो आपको, जिससे थोड़ा इजी हो जाएगा। पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल चुका हूँ भाई। अब देखिए, नाउ अब देखिए, जो एल्फा ई की पावर 1 एल्फा ई की पावर में नहीं है भाई, ये E2 एल्फा E3 डॉट डॉट एल्फा EM में प्रत्येक विषम क्रमचय है, में क्या है, प्रत्येक विषम क्रमचय है, क्या है, प्रत्येक विषम क्रमचय है, तो कुल विषम क्रमचयों की संख्या माना क्या है, R है। अब नाउ अल्फा E1 अल्फा E2 अल्फा E3 डॉट डॉट अल्फा EM में प्रत्येक विषम क्रमचय है, तो समूह में कुल विषम क्रमचयों की संख्या माना क्या है, R। क्या मान लेते हैं हम, R मान लेते हैं। जब हम R मानेंगे तो ये लेस देन होगा भैया, देखिए इस EM M में प्रत्येक विषम क्रमचय है, तो समूह में कुल विषम क्रमचयों की जो संख्या माना R है, कुल विषम क्रमचयों की संख्या से तो ये क्या होगा, कम ही होगा, तो M लेस देन किसके होगा, R के इक्वल, इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेना। अब देखना आप नाउ L0 E1 0 E2 सॉरी एल्फा में आएगा ना, अल्फा 01 अल्फा 02 अल्फा 03 डॉट 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 अल्फा 0 R, R में प्रत्येक समक्रमचय है, प्रत्येक समक्रमचय है, तो समूह में कुल समक्रमचयों की संख्या मान लेते हैं हम, M मान लेते हैं। कुल समक्रमचयों की संख्या M मानेंगे तो ये इसके लेस देन इस तरह से आ जाएगा, इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेना। समीकरण नंबर 1 व 2 से, किससे, 1 व 2 से देखिए हम लिख सकते हैं M इक्वल R लिख सकते हैं ना, क्योंकि समीकरण नंबर 1 व दोनों क्या है, इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं M किसके इक्वल होगा, R के। फर्स्ट में जो हमने सेट बनाया था वो निकाले थे M प्लस R बराबर किसके इक्वल होता है, N फैक्टोरियल के। M की जगह हम R रख सकते हैं, R प्लस में R बराबर N फैक्टोरियल, 2R हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा, N फैक्टोरियल R बराबर N फैक्टोरियल अपॉन में 2। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। इस तरह आप इसको कर सकते हैं। दोबारा से देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को पढ़िए। एन कोटि के सभी समक्रमचयों का समुच्चय एन एक ग्रुप है। जब ग्रुप की बात हो रही है तो आपसे सबसे पहले समृद्धता की जांच करनी है, फिर साचर्यता की जांच करनी है, फिर तत्समक अवयव का अस्तित्व, फिर प्रतिलोम का अस्तित्व, उन सब की जांच करनी है। और जब तो क्या है, ग्रुप कहलाएगा। जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि एन एक ग्रुप है, तो उन सभी कंडीशंस को आपको फॉलो करना है। ग्रुप है या नहीं, उस टाइप के क्वेश्चन होते थे फर्स्ट यूनिट में। ग्रुप है तो सभी कंडीशंस को फॉलो करेगा, ग्रुप नहीं है तो उन सभी कंडीशंस को फॉलो नहीं करेगा। फॉलो कर रहा है तो ग्रुप है। बेसिक क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि ए एन एक ग्रुप है, तो चारों कंडीशंस को आपको सर्टिफाइड करना है ना। फिर जिसका समूहांक एन फैक्टोरियल 2 है, ये आपको ज्ञात करना है। तो समूह का समूहांक ज्ञात करना है,
तो आपको क्या करना है, माना Sn बराबर E1, E2, E3, E डॉट डॉट Em विषमक्रम समक्रमचे हैं। समक्रमचे मानकर चला, इसी टाइप से 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0 R क्या है, विषमक्रमचे। अब इनको आप एक सेट में लिख दीजिए, फिर इनका जोड़ा बनाइए, कितने परमुटेशन बना सकते हैं, वो मान लिया m प्लस n बराबर n फैक्टोरियल। कितने मान लिया, n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल मान लिए। अब माना अल्फा कोई क्या है, पक्षांतरण है। क्या माना, अल्फा क्या कोई पक्षांतरण है। पक्षांतरण हमेशा कैसा होता है, विषम से होता है। तो आप इनको पक्षांतरण के रूप में लिखेंगे तो सम विषम में चेंज हो जाएगा और विषम किस में चेंज हो जाएगा, सम में चेंज हो जाएगा। क्योंकि सम एक समक्रम से विषम क्रम से नहीं हो सकता, तो उसको आप क्रॉस करके लिख देना। इस टाइप से थोड़ा आपको याद रखनी होगा भी ये क्वेश्चन, जिस तरह से मेरे याद हुआ है ना, उसी तरह से आपको याद, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल पार्ट है, इस तरह लिख देंगे। फिर देखिए, साथ ही यहाँ पढ़ेंगे, साथ ही अल्फा E1, E2, E3 डॉट डॉट में कोई दो क्रम से समान नहीं हो सकते, तो उनको नॉट इक्वल दिखा देना। इसी टाइप से अल्फा 01, अल्फा 02, 03, 0R में कोई दो क्रम से समान नहीं हो सकते, उनको नॉट इक्वल दिखा देना। अब देखना कि जो अल्फा E1, अल्फा E2, अल्फा E3, अल्फा EM में प्रत्येक विषम क्रमच हैं, तो कुल क्रम विषम क्रमचों की संख्या आप मान लीजिए r, तो m लेस देन इक्वल हो जाएगा r के। इसी तरह से इसमें मान लेना समीकरण नंबर 1 और 2 आ जाएगी। समीकरण 1, 2 से जब हम सॉल्व करेंगे तो r बराबर रह जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन में। इजी है ना? सिर्फ हल्का सा आप समझ के देखना, रट्टा मारोगे तो नहीं याद होगा अभी। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, आपका आसानी से क्वेश्चंस हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चंस कन्फर्म है, कौन विश्वास रखना भैया ना, मैं आपको गलत नहीं कराऊँगा। जब मेरे को पता है ना, तब ये दोनों क्वेश्चंस करवाए मैंने। फर्स्ट यूनिट में आपको करा चुका हूँ। वैसे एक क्वेश्चन आएगा फर्स्ट यूनिट से और अथवा में क्वेश्चन आएगा सेकंड यूनिट से, जो इन दो क्वेश्चंस में से आएगा। फर्स्ट यूनिट मत पढ़ना, पढ़ना चाहते हैं तो मैं करा चुका हूँ भई, है ना? फर्स्ट यूनिट में करा चुका हूँ, सेकंड यूनिट से वैसे दोनों क्वेश्चंस आएँगे, उनमें से एक क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इजी है, सेकंड क्वेश्चन भी इजी है। तो क्योंकि इसमें ग्रुप के बारे में थोड़ी चर्चा है, तो ग्रुप का चैप्टर आपका अच्छा होना चाहिए, वो मैं करा चुका हूँ। बाकी के दोनों क्वेश्चंस आप अब अच्छे से तैयार कर लेना, मेरे हिसाब से अब आपके लिए इजी हो जाएगा। पीडीएफ से पढ़ना थोड़ा आपको कठिन लगता, अब इजी हो जाएगा, आपकी हेल्प हो जाएगी भैया, बढ़िया है। तो भैया आपके सभी के टर्म टेस्ट अच्छे हो, मैं आशा करता हूँ। आप मेहनत करना भी, खूब धूमधाम से दिवाली मनाना है ना भाई, ठीक है भैया? अब तो मिलते हैं टर्म टेस्ट के बाद ही।